हेलो छात्रों, कैसे कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। हिंदी शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान या भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है छात्रों, कल कल मैंने आपको बताया था, कल हम लोगों ने अध्ययन किया था क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, एक्शन रिसर्च के बारे में, कि ये होता क्या है, रिसर्च क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और फिर एक होता है रिसर्च, अनुसंधान या शोध, और एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च के बारे में हम बात कर रहे थे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगा आपको आज की भाषा शिक्षण में इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, क्यों ये आवश्यक है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा शिक्षण में इसका क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है छात्रों, अध्ययन करते हैं। अगर देखा जाए तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भाषा शिक्षण ही माना जाता है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि ये जो है विद्यालय स्तर पर किया जाता है। एक्शन रिसर्च जो क्रियात्मक शोध है, ये उस पर विद्यालय स्तर पर किया जाता है। एक मिनट। ठीक है, तो विद्यालय स्तर में सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण की, क्योंकि भाषा शिक्षण में अगर ये अनुसंधान किए जाते हैं तो उसका प्रभाव अन्य विषयों पे भी पड़ता है, अन्य सब्जेक्टों पे भी पड़ता है। जो और विषय हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सोशल साइंस हो, एसएसटी हो, सभी सब्जेक्टों का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं भाषा से है। क्योंकि जब बच्चे को अच्छे से तरह से लिखना आता है, बोलना आता है, तभी वो और विषयों को भी सही से कर पाता है, उसका सही से अध्ययन कर पाता है। ठीक है, इसमें क्यों विशेष महत्व माना गया, क्योंकि जो भाषा है वही भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने का एक साधन माना गया है भाषा को। ठीक है, भाषा पर यदि बालकों का अधिकार नहीं होगा, यानी अधिकार का मतलब उसको सही से उनको उसका ज्ञान नहीं होगा भाषा का, तो वे अन्य विषयों पर भी सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और यदि ज्ञान प्राप्त कर भी लेते हैं तो प्रभावपूर्ण ढंग से उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भाषा शिक्षण में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिनमें जो है सुधार की भी आवश्यकता होती है, और इनको जो दूर करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान ही विशेष माना गया है। ये क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है, जैसे कौन कौन समस्याएं होती हैं, जैसे विद्यालय संगठन व्यवस्था संबंधी क्रियाएं, छात्र संबंधी क्रियाएं, कक्षा शिक्षण संबंधी क्रियाएं, सहपाठचारी क्रियाएं, इनके आयोजन संबंधी क्रियाएं, मूल्यांकन संबंधी क्रियाएं। परंतु इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो क्रियाएं मानी जाती हैं वो कक्षा शिक्षण संबंधी होती हैं। कक्षा शिक्षण मतलब टीचिंग से संबंधित। ठीक है, कक्षा शिक्षण में भी मुख्य रूप से भाषा शिक्षण संबंधी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिनमें बहुत सी कमी बच्चे करते हैं, तो उन कमियों को दूर किया जा सकता है। उन कमियों को दूर करने में इसकी मुख्य भूमिका होती है एक्शन रिसर्च की, क्रियात्मक अनुसंधान की। ठीक है, इसका जो प्रयोग है सर्वाधिक शिक्षा के क्षेत्र में ही किया जाता है, ये पता है आपको। तो अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर जो भाषा संबंधी बहुत सारी समस्याएं, उन पर अगर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये जो हिंदी शिक्षण की हम बात कर रहे हैं, भाषा शिक्षण की, उसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें रिसर्च की आवश्यकता होती है, उसकी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। जैसे शब्दकोश एवं शब्दावली के निर्माण के क्षेत्र में, मतलब ये ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है, क्रियात्मक अनुसंधान की। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि उस भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की सबसे अधिक जो आवश्यकता होती है, और उसके लिए सबसे अधिक क्षेत्र होता है। कभी बच्चे भाषा सीखने में रुचि नहीं लेते, कभी रुचि लेने पर भाषा नहीं सीख पाते। ठीक है, इस तरीके से। और मानसिक जो स्तर अनुसार, मानसिक लेवल के स्तर के अनुसार उपलब्धि परीक्षा पत्र तैयार करने से संबंधित, अक्षर विन्यास के क्षेत्र से संबंधित, वर्तनी के क्षेत्र में लिंग संबंधी समस्याएं, व्याकरण के क्षेत्र में शिक्षण विधियों का तुलनात्मक अध्ययन,
ये सब वो क्षेत्र है जिस इन क्षेत्रों में जो है क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं। वाचन के क्षेत्र में शिक्षण विधियों का तुलनात्मक अध्ययन। तो और भी बहुत हैं, जैसे आप कह सकते हैं पाठ्यक्रम में हिंदी के स्थान के विषय में मतलब क्या क्या उसमें कमी है, उसमें सब क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। हिंदी अध्यापक के क्षेत्र संदर्भ में हिंदी का जो अध्यापक है उसके संदर्भ में भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। समय सारणी में एक हिंदी शिक्षण से संबंधित, ठीक है, कोई कमी तो नहीं है, कोई नहीं है, इस तरीके से उसकी जो है अनुसंधान के द्वारा क्रियात्मक शोध के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है, उसका पता लगा करके उसको दूर किया जा सकता है। और जो हिंदी अध्यापक है उसके संदर्भ में, उसके क्षेत्र, उसके संबंध में, संदर्भ में, ठीक है, एक ही बात है। तो अध्यापक में तो कोई कमी नहीं है। हिंदी का जो अध्यापक है, अगर अध्यापक ही गलत उच्चारण करेगा, अध्यापक ही ब्लैक बोर्ड पे सही से नहीं लिख पाएगा, अध्यापक के लेखन क्षमता का विकास नहीं है, अध्यापक ही सही से स्पष्ट शब्दों में नहीं लिख पा रहा है, या कठिन निवारण जो शब्द हैं उनका उत्तर सही से नहीं दे पा रहा है, कठिन शब्दों को सही से बच्चों का आंसर नहीं दे पा रहा है, ये क्या है, ठीक है, शब्दों का अर्थ नहीं बता पा रहा है, तो मतलब ये इस तरीके से इन कमियों को दूर किया जा सकता है एक्शन रिसर्च के द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा ही इन समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टाइम टेबल में जो है समय सारणी की अगर हम बात करें तो समय सारणी में हिंदी जो भाषा है, हिंदी शिक्षण से संबंधित कोई कमी तो नहीं है, तो उस कमी को का पता लगाने के लिए एक्शन रिसर्च की आवश्यकता होती है। हिंदी शिक्षण के जो साधनों के क्षेत्र में, विभिन्न कक्षाओं में, पाठ्यक्रम में, हिंदी के स्थान के विषय में, और आप कह सकते हैं पाठ्य पुस्तकों के क्षेत्र में, किताबों के क्षेत्र में, टेक्स्ट बुक के क्षेत्र में, ठीक है, अन्य भारतीय भाषाओं की जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनि आवाज़, उसका हिंदी भाषा की ध्वनियों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, ये क्षेत्र हैं। हिंदी भाषा में जो है और भी प्रयोग, बहुत सारी प्रयोग में लाने वाली जो सहायक सामग्रियाँ होती हैं उनके उपयोग से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित पाठांतर जो होते हैं, प्रक्रियाएँ होती हैं, उनके संदर्भ में क्रियात्मक अनुसंधान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं इन समस्याओं को, इन कारणों को दूर करने के उपायों की खोज, जो उपाय होते हैं उनकी खोज करनी चाहिए, और अपनी भाषा शिक्षण संबंधी क्रियाओं में निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है, उसका प्रयत्न भी करना चाहिए। उन्हें जो है जानना चाहिए, जो समस्याएं हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिन कारणों से बहुत कमियां उत्पन्न होती हैं बच्चों में। जैसे अभी मैंने बताया कि शब्दकोश से या शब्दावली से संबंधित है, या लेखन से संबंधित है, या वर्तनी के से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, बच्चे सही शुद्ध वर्तनी, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, शुद्ध लेखन नहीं लिख पा रहे हैं, तो वह इस तरीके से भाषा ज्ञान की उनको जानना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए। और भाषा जो ज्ञान की नींव है, बुनियाद एक तरीके से माना जाता है, उसके ऊपर ही समस्त विज्ञान का महल खड़ा किया जा सकता है। ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि जब भाषा का बच्चे को ज्ञान नहीं होगा तो वो कोई भी विषय में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, ना ही वो अध्ययन कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भाषा शिक्षण संबंधी एक समस्या की क्रियात्मक अनुसंधान की एक रूपरेखा, एक ब्लूप्रिंट है, ये उसकी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये देखो किया गया है भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा, ये है, ठीक है। तो इस एक मतलब एग्जाम्पल तौर पर बताता हूँ मैं आपको एक्शन रिसर्च किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। कौन से जो अभी आपने पहले पद पढ़े थे पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से, वो पदों को, उन स्टेप्स को किस तरीके से यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है, ये जैसे अभी हम बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण की, अगर किसी और सब्जेक्ट की बात करेंगे तो जितने भी पॉइंट्स इसमें आएंगे आगे, वो सब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जैसे पहले जो इसमें आपने पद पढ़े थे कल कि उस वाले लेक्चर में समस्या, ठीक है, समस्या को पहचानना, तो वही है, वही स्टेप है सारे। दूसरा था समस्या का सीमांकन, समस्या का कथन, इस तरीके से। तो जो पहला एक मिनट, ये समस्या, अरे क्या हो रहा है, समस्या। तो यहाँ समस्या है छात्रों को का जो हस्तलेख है वो अच्छा नहीं है, यानी जो लेख है उनका लिखने की क्षमता है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर समस्या स्पष्ट हो रही है, तो समस्या का पता लगाया गया, पहचाना गया है, ठीक है।
कि क्या है, कोई भी क्लास ले लिया, उस क्लास के छात्रों की जो समस्या है वो यहाँ पर नोट डाउन की जाती है। ये जैसे यहाँ पर हस्तलेखन से संबंधित है तो ये हस्तलेखन से संबंधित समस्या का नाम लिख दिया। कुछ उच्चारण संबंधित होती तो यहाँ पर उच्चारण लिख दिया था, हस्तलेखन की जगह उच्चारण लिख दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है समस्या कथन। ठीक है, समस्या कथन में क्या है, जो सुलेख के अभाव में शिक्षक छात्रों के लिखित कार्य की अवहेलना करता है। अवहेलना का मतलब समझ रहे होगे आप, हिंदी के हो। ठीक है, जो अच्छा लेख है, बच्चा जब यहाँ पर उसकी एक समस्या है कि बच्चा लिख नहीं पा रहा है, सही से लिख नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से अध्यापक, उसके अभाव में अध्यापक जो है छात्रों के लिखित कार्य को, जो लिखा हुआ है उसकी अवहेलना करते हैं, प्रशंसा नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा है पॉइंट समस्या का सीमांकन। ये रिसर्च के एक स्टेप होते हैं, इन स्टेपों के आधार पर ही तो रिसर्च किया जाता है। ठीक है, हालांकि हम जो बात कर रहे हैं एक्शन रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो एक्शन रिसर्च पर्टिकुलर किसी एक विद्यालय के अंतर्गत किसी एक विषय से संबंधित किया जाता है। सही है, तो यहाँ पर ये समस्या का सीमांकन करते हैं हम। समस्या का सीमांकन क्या, जो आपकी समस्या है कि छात्रों का जो हस्तलेखन है या उच्चारण संबंधी समस्या है वो कौन से क्लास की है, ठीक, किन बच्चों की है। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम करते हैं। यह है कक्षा 6 विद्यालय। एग्जाम्पल तौर पर है DN इंटर कॉलेज, मतलब जिस विद्यालय में जिस क्लास के बच्चों का आप ये जो एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, उनकी समस्या का पता लगा रहे हैं, उनको दूर कर रहे हैं, वो लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, सपोज दैट रामबाग स्कूल है, दिनेशपुर का कोई स्कूल है, GIC है, GIC गदरपुर है, GIC मेरठ मुरादाबाद है, GIC रुद्रपुर है। तो GIC रुद्रपुर की अगर हम बात करें तो GIC रुद्रपुर के कौन से क्लास के बच्चे के, या 6 क्लास का भी हो सकता है, 7th 8th 9th 10th कोई भी हो सकता है, जिस क्लास के बच्चों पर एक्शन रिसर्च किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है समस्या का परिभाषितकरण। यहाँ पर कल मैंने जो पद थे इसके एक्शन रिसर्च के, ठीक है, उन पदों पर बताया था कि नेक्स्ट स्टेप है समस्या का परिभाषीकरण, उनको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, इसके अंतर्गत समस्या को यहाँ परिभाषित किया गया है कि उसको डिफाइन किया गया है कि सुलेख का अभाव है, मतलब अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, या अगर उच्चारण संबंधी बात चल रही है तो यहाँ पर उच्चारण लिख सकते हैं। जो समस्या है उससे संबंधित ही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे जाते हैं। जैसे सुलेख का अभाव, तो उसमें पहला पॉइंट्स है कि छात्र अक्षरों को उनके शुद्ध रूप में नहीं लिखते। ठीक है, जैसे अक्षर हैं उनको उसी रूप में, शुद्ध रूप में नहीं लिखते। दूसरा है छात्र, मतलब ये समस्या हो सकती है, छात्र संयुक्त अक्षरों को उनके उचित ढंग से नहीं लिखते। जो मतलब एक वर्ड है वो ये तो समझ रहे होंगे आप, उसको सही से नहीं लिख पाते हैं। तीसरा पॉइंट है छात्र अक्षर को समानुपात में नहीं लिखते। कोई अक्षर नीचे छोटा बना दिया, कोई दूसरा बड़ा बना दिया। राम में अगर राम लिखना है या दिनेशपुर लिखना है तो दिनेशपुर में छोटा लिख दिया, ना बहुत बड़ा बना दिया, एक समान नहीं है। ठीक है, तो उससे भी राइटिंग खराब होता है, लेखन जो सुलेख होता है वो गंदा होता है, गलत होता है। तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, छात्र शब्दों के बीच में उचित स्थान नहीं छोड़ते। आप कंटिन्यू मिलाते हुए चले जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके राइटिंग को मतलब बच्चे में वो राइटिंग उसका अच्छा नहीं हो रहा है, सुलेख अच्छा नहीं है, तो वो समस्या है, डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। और तीसरी समस्या क्या हो सकती है, छात्र सीधी रेखाओं में नहीं लिख रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, ये सब इस तरीके से। नेक्स्ट है, छात्र पुस्तकों में स्याही के धब्बे लगा देते हैं। कभी कभी राइटिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्याही के धब्बे लगाने से वो राइटिंग अच्छा नहीं रहता, गलत हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आगे, यहाँ ये देखिए लिखा है शिक्षक छात्र शिक्षक, ये है शिक्षक, तो यहाँ पर टीचर कक्षा 6A को हमने जो समस्या का सीमांकन किया है, उस सीमांकन में क्या रखा था, कोई भी विद्यालय लिया, विद्यालय का जो क्लास है उस क्लास को पढ़ाने वाले शिक्षक, ठीक है, पूरी क्लास को, सारे पीरियड, सारे सब्जेक्ट के शिक्षकों को लिया जाता है यहाँ पर, और छात्र उसी क्लास के, ठीक है, उस स्कूल के उस क्लास के सभी छात्र ले लिए जाते हैं। फिर लिखित कार्य, भाषा एवं अन्य विषयों में दिया गया लिखित गृह कार्य, क्योंकि जब लेखन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये समस्या सभी विषयों में होगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा हिंदी में से गलत लिख रहा है तो साइंस में अच्छा लिखेगा, समझ रहे हैं,
कि भाषा, अगर हम लेखन की बात कर रहे हैं तो यहाँ कभी ऐसा नहीं कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी सर ने तो भाषा शिक्षण में बताया है। अगर ये कमी यहाँ पर बच्चा कर रहा है भाषा शिक्षण में, हिंदी में कर रहा है, तो सभी विषयों में वो कमी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अवहेलना की गई है ये कि शिक्षक छात्रों के, इसलिए यहाँ पर जो समस्या इसमें लिया गया है शिक्षक, तो वो सभी टीचर्स को ले लिया गया है, सभी बच्चों को ले लिया गया है। और ऐसे लिखित कार्य की हम बात करें तो भाषा एवं अन्य विषयों में दिया गया है, लिखित गृह कार्य की बात हो रही है, गृह कार्य की लिखित कार्य की, ठीक है, ओरल की नहीं। तो इसमें यहाँ पर अवहेलना की गई है कि शिक्षक छात्रों के लिखित कार्यों को पढ़ने का प्रयत्न नहीं करते। मैक्सिमम देखने को मिलता है, ये एक्शन रिसर्च से पता लग रहा है, पता लगाने से पता लग रहा है कि हाँ, कि जो टीचर हैं वो देखते हैं, कभी कभी देखता है ना बच्चा, अरे राइटिंग अच्छा नहीं है, छोड़ो, अरे क्या देखना, इसका तो गलत ही होगा। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर मिल रही है। हाँ, अवहेलना की गई है कि ऐसा गलत है, तो वहाँ पर टीचर ने लिखित कार्य को पढ़ने का प्रयत्न ही नहीं किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि शिक्षक छात्रों के लिखित कार्य की भाषा एवं शैली संबंधी अशुद्धियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित नहीं करते। भाई कोई कमी है, बच्चों को समझाओ वहाँ पर, ठीक है, समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, उनको मोटिवेशन कीजिए, तो ये सारी चीज़ कमी है, तो यहाँ अवहेलना की गई है, ऐसे ये नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अवहेलना में कि शिक्षक बच्चों को लिखित कार्य के विषय सामग्री का शुद्ध रूप नहीं देते। जो लिखित कार्य है, अगर बच्चे वहाँ गलती कर रहे हैं तो उसका सही क्या है वो टीचर को वहाँ पर बताना चाहिए, ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है समस्या के कारण। तो यहाँ पर ये निकाला गया है, देखिए साहब ये जो टेबल है, इस टेबल के माध्यम से यह दिया गया है समस्या के कारण। तो कारण है भी है, और यहाँ पे ये कारण हो गए, और ये साक्षियाँ कि क्या साक्ष्य, कहते नहीं क्या साक्ष्य हैं आपके पास जो आप कारण बता रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि ये कारण हो सकते हैं जिनके वजह से, जिन कारणों से बच्चा जो है सही से नहीं लिख पाता है। पहला पॉइंट से जैसे ये लिखा हुआ है, छात्र उचित आसन में नहीं बैठे। अगर आप खुद देखते हैं कि अगर हमें कंफर्टेबल बैठने की व्यवस्था ना हो, कुछ लोग टेबल पे, चेयर पे, टेबल पे रख के लिखते हैं, वो बच्चा अगर नीचे बैठा दिए उसका राइटिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे हैबिचुअल होते हैं नीचे बैठ कर पैर पर रख कर लिखने के, उनका राइटिंग अच्छा आता है, लेकिन उनको टेबल पे बैठा दिए तो वो शायद नहीं लिख पाते हैं। बहुत ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पर कारण ढूंढा गया है कि पहला कारण है छात्र उचित आसन में नहीं बैठते। ठीक है, साक्षी कक्षा में उन्हें लिखते हुए देखा गया है, क्योंकि देखा गया तभी कहा गया है, तभी ये कारण निकाला गया है। दूसरा है छात्र लेखनी, ये पेन को उचित ढंग से नहीं पकड़ते। कभी कभी जो पेन अच्छे तरीके से नहीं पकड़ा जाता तब भी राइटिंग खराब हो जाता है, लेखन गलत हो जाता है, सुलेख जो है ठीक से राइटिंग नहीं आता, शुद्ध नहीं आता। तो यहाँ पर कक्षा में उन्हें लिखते हुए देखा गया, ये साक्षी है, मतलब प्रूफ है कि हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट है छात्र शीघ्रता में लिखते हैं। बहुत छात्र बहुत तेज लिखते हैं तो उनका राइटिंग गलत होता है, और वही छात्र अगर धीरे धीरे अच्छे से लिखे तो उसका लेखन जो है बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ यहाँ देखो मिलती है। साक्षी की अगर हम बात करें, इसमें छात्र ये जो है छात्र शीघ्रता में लिखते हैं, तो यहाँ पर कक्षा में उन्हें लिखते हुए देखा गया है, ये इसके साक्ष्य हो गए, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है छात्रों में सफाई की आदत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर छात्रों के शरीर, उनके कपड़े और पुस्तकें आदि गंदे रहते हैं। ठीक है, ये इसके साक्ष्य है। नेक्स्ट है छात्र अक्षरों के निश्चित रूप नहीं जानते। भाई उनको पता नहीं है कि ये शब्द कैसे लिखा जाएगा, जब पता नहीं है तब भी वो गलत लिखेंगे उसको। ठीक है, ये चीज़ हो गई। जैसे उनको पता नहीं है का कैसे लिखा जाएगा, तो जो मेन उनका मुख्य निश्चित रूप है उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ये यहाँ पे साक्षी क्या है, छात्रों को लिखित कार्य देखा गया है, मतलब देखते हुए तो पता लगा कि हाँ बच्चा गलत लिख रहा है। नेक्स्ट है शिक्षक बच्चों के लेख पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, बहुत से शिक्षक, ये चीज़ जब यहाँ रिसर्च हो रहा है तो उससे पता लग रहा है कि हाँ बाकी टीचरों ने उनके लेख पर ध्यान ही नहीं दिया है, ना तो वो लेख सुधर सकता है। ठीक, उसको दूर किया जा सकता है, उसमें जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये टेबल्स हो गई। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था हाइपोथेसिस के बारे में, परिकल्पनाओं का निर्माण। ठीक है, तो परिकल्पनाओं का निर्माण की अगर हम बात करें तो ये हेडिंग है, ये लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, पर यहाँ लिख लीजिए आप, क्रियात्मक परिकल्पनाएं या उपकल्पनाएं।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कई बार बताया था, पहले लेक्चर के माध्यम से बताया, क्लास में कई बार बताया कि हाइपोथेसिस के बारे में। अभी आप शायद नहीं समझेंगे, जो रिसर्च वगैरह वर्क करते हैं उनको पता है ये चीज़ रिसर्च में ही ज़्यादा आती है। तो ये जब रिसर्च करने से पहले कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है। तो ये पॉइंट्स अभी पीछे आप समस्या और समस्या के कारण वगैरह सब समझ गए होंगे। तो ये इसमें कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं, जैसे यदि छात्र उचित आसन में बैठकर लिखें तो उनका लेख सुधरेगा। ठीक है, जैसे अभी कारण थे कि छात्र उचित आसन में नहीं बैठते। ठीक है, तो उससे संबंधित यहाँ पर एक हाइपोथेसिस का निर्माण किया गया, परिकल्पना का, उपकल्पना का निर्माण किया गया कि यदि छात्रों को ऐसा करने को दिया जाए तो वो शायद वो सही करेंगे। ठीक है, उसी बेस पर यहाँ पर उस कारण को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, यदि छात्र उचित आसन में बैठकर लिखें तो शायद उनका लेख सुधरेगा। नेक्स्ट है, यदि छात्र उचित ढंग से कलम पकड़कर लिखे तो उनका लेख सुधरेगा। जो कारण है समझ लीजिए उनको ही यहाँ पर उसी रूप में यहाँ पर हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं उन रीज़न के आधार पर, क्योंकि उनको बाद में रिसर्च करने के बाद उसको दूर किया जाता है। तीसरा है, यदि छात्र असावधानी से के साथ लिखे तो उनका लेख सुधरेगा। सावधानी मतलब समझ रहे हो कि जैसे ते 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 लिख रहे थे उसमें, वो धीरे धीरे लिखें, सावधानी से लिखें तो उनका लेख सुधरेगा। तीसरा है, यदि छात्रों में सफाई और स्थायी भाव बन जाए तो उनका लेख सुधरेगा। ये सारी चीज़ें हैं लेख से संबंधित है, देखो समस्या ये। नेक्स्ट है, यदि छात्रों को अक्षरों की बनावट का स्पष्ट ज्ञान हो तब भी उनका लेख सुधरेगा। ठीक है, उनका शुद्ध रूप में वो लिख भी सकेंगे। और नेक्स्ट है, 6 हाइपोथेसिस बनाई है। ये देखो ऐसा नहीं है, हाइपोथेसिस का जो निर्माण किया जाता है लिमिट में ही किया जाता है, और जो आपके उद्देश्य होते हैं, कारण होते हैं, उनके बेस पर, उनके आधार पर ही किया जाता है, और उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के लास्ट तक रिसर्च एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, और जब रिजल्ट निकल के आता है, कंक्लूजन जो निकलता है, रिजल्ट निकलता है, उसके आधार पर इन हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है कि ये जो हमने परिकल्पनाओं का निर्माण किया था वो दूर हो पाया है, नहीं हो पाया। तो ठीक है, ये 6 है। जैसे यदि सुलेख लिखने वालों को पारितोषिक और ना लिखने वालों को अतिरिक्त लेखन कार्य दिया जाए तो बच्चों का लेख सुधरेगा। ठीक है, जो सुलेख लिखने वालों को भी पारितोषिक दिया जाए और जो ना लिखते हैं उनको भी अतिरिक्त लेखन, उनको भी एक्स्ट्रा लेखन दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हाइपोथेसिस, इनकी हाइपोथेसिस बोलते हैं इनको, परिकल्पनाओं को, उपकल्पनाओं को, इन्हीं के बेस पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। जैसे ये देखो टेबल बनी हुई है, क्रियात्मक परिकल्पना या उपकल्पनाओं की परीक्षा योजना। तो इसमें क्या है, पहला है ये क्रियात्मक संख्या, विधि, अपेक्षित साधन, अपेक्षित समय। तो इसमें कौन सी क्रिया है, कौन से मेथड यूज करना है, कौन सी टेक्निक का यूज करना है, रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, अपेक्षित जो साधन है इस जो समस्या उसको दूर करने के लिए, और समय कितना दे सकते हैं। यहाँ पर ये टेबल हो गई। तो पहला पॉइंट है छात्रों के बैठने के आसनों को उचित दिशा देना। ठीक है, यानी समझ रहे होंगे यहाँ पे बैठने की जो व्यवस्था है, बच्चों की व्यवस्था नहीं, जो बच्चा बैठ रहा है किस तरीके से बैठ रहा है, वहाँ पर उसको दिशा निर्देश देना कि आप ऐसे बैठिए, ऐसे लिखिए। ठीक है, टेक्निक कौन सी हो सकती है, मेथड कौन सा यूज़ किया जा सकता है कि सभी शिक्षक अपने अपने कालांशों में करेंगे। ऐसा नहीं भाषा शिक्षण की हम बात कर रहे हैं तो एक हिंदी की टीचर सुबह गया, या उसका चौथा लेक्चर है या 5वां लेक्चर है, तो वो अपने उसी लेक्चर में जाता है और लेखन संबंधी वो करने के लिए बच्चों को उस तरीके से बैठाता है, समझाता है उनको। ठीक है, या और यहाँ रिसोर्सेज हो सकते हैं, बच्चों के बैठने का उचित फर्नीचर की व्यवस्था हो सकती है। टाइम भी दे सकते हैं कि 4 सप्ताह तक आप ऐसे बैठोगे, या 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, जो भी है एक टाइम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ सभी सब्जेक्ट के सभी टीचर करेंगे, सभी कालांशों में जो पीरियड जितने होते हैं उन पीरियड्स में जो बच्चे जाते हैं, जो टीचर जाते हैं पढ़ाने के लिए, वो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों को कलम पकड़ने की विधि बताना। ठीक है, उनको बताना कि टेक्निक, इसमें कौन सी टेक्निक्स का ये क्रिया है, इस क्रिया को किस मेथड से किया जाएगा, पूर्ण किया जाएगा। तो ये है पहला, इसमें कक्षा निरीक्षण करते समय सभी शिक्षक इस ओर ध्यान देंगे। ठीक है, कि बच्चों को जो बताया गया है कि कलम कैसे पकड़ना है, पेन का यूज़ कैसे करना है। कुछ लोग पेन सही से नहीं पकड़ पाते हैं, तब भी उनका राइटिंग गलत हो जाता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या है यहाँ पर, कोई नहीं, क्योंकि उनका पेन है, बच्चे का हाथ है। टाइम 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो भी है अपने अकॉर्डिंग को देते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है,
ये छात्रों को सावधानी के साथ लिखने का अवसर देना। तो सावधानी के साथ लिखने का अवसर देना, उनको एक समय देना, उनको टाइम देना, मौका देना अच्छे से। और इसमें जो मेथड से कौन से यूज़ कर सकते हैं कि सप्ताह में एक कालांश सुलेख के लिए रखा जाए। ठीक है, सप्ताह में 1, 2, 3, मतलब जैसी जो समस्या है उसके अकॉर्डिंग। ज़्यादा लेखन ज़्यादा ख़राब है बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का लेखन ख़राब है, गलत है, तो जो है टाइम बढ़ा भी सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपेक्षित साधन। अपेक्षित साधन में रिसोर्सेज में क्या हो सकता है, सुलेख पुस्तकाएँ हो सकती हैं। ठीक है, जो लिखी हुई पुस्तकाएँ हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट है, ये 6 होंगी, 6 हाइपोथेसिस बनाई हैं, तो उन्हीं हाइपोथेसिस को जो परिकल्पना बनाए हैं वही पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो देखने को मिल रहे हैं आपके क्रियाएं। ये जो क्रियाएं यहाँ देखने को मिल रही हैं ये समझ लीजिए वही हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर पे, छात्रों की सफाई ये उपयोगिता बताना। तो हमने पहले कारण भी ये रखा था, परिकल्पना रखी थी कि बच्चों के अंदर साफ़ सफाई और उसकी कमी है। ठीक है, तो उनको बताना कि हाँ बेटा ऐसे साफ़ सफाई या और ये सब मेथड्स कौन सा हो सकता है कि सुबह प्रेयर में, प्रार्थना जो सभा होती है, प्रेयर होती है, उसमें बच्चों को व्यक्तिगत निरीक्षण एवं सफाई के महत्व पर प्रवचन भी दे सकते हैं, सफाई के महत्व पर, और इंडिविजुअल जाकर के उसको चेक भी कर सकते हैं सुबह सुबह। सही है, गंदा है, कपड़े गंदे हैं, ड्रेस गंदी हो रही है, यूनिफॉर्म गंदी हो रही है, ये बैग गंदे हो रहे हैं, वो सारा चेक किया, नेल्स नाखून वगैरह कटे हुए नहीं है, बाल वो नहीं है। अब तो इतना कोई चेक नहीं करता, पहले अभी अच्छी स्कूलों में ये भी चेक किया जाता है ना। तो पहले सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा वैसी सख्ती रहती थी, हम लोग जब पढ़ते थे कि गेट पे पहले चेक करते थे, वहाँ पे एक अध्यापक खड़े होकर के भगा देते थे, मारते थे। तो ये एक टेक्निक्स है, ये वो एक्शन रिसर्च ही है समझ लीजिए। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या है, कुछ भी नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है, पहले डंडा था रिसोर्सेज। ठीक है, टाइम 2 सप्ताह 3 सप्ताह 1-2 सप्ताह कंटिन्यू किया जाएगा तो समझ लीजिए बच्चे बिल्कुल राइट टाइम हो जाएंगे। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है यहाँ पर, ये 5वां पॉइंट है अक्षरों के निश्चित रूप बताना और सुलेख पुस्तिकाओं पर अभ्यास कराना। जो सुलेख पुस्तिकाएँ होती हैं, जैसे आप अभी देखते हो ना छोटे बच्चों के लिए बुक्स वगैरह दी जाती है, लाइन के ऊपर लाइन खींचना, अक्षर के ऊपर अक्षर बनाना, तो ये जो है एक रिसोर्सेज, सुलेख पुस्तिकाएँ रिसोर्सेज हो सकती हैं। और जो है मेथड्स, इसमें भाषा के जो कालांशों में, भाषा के जो कालांश समय उसमें ब्लैक बोर्ड पर लिख कर बताए जाएंगे और गृहकार्य देखकर सुलेख पुस्तिकाओं में लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। ये बात टीचर के द्वारा बच्चों के लिए बताया जाता है। ठीक है, टाइम 4 सप्ताह 5 सप्ताह जो भी है अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसी सिचुएशन है, जैसी जैसी समस्या है वैसे उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। 6 पॉइंट है, देखो सुलेख लिखने वालों को पारितोषिक और न लिखने वालों को अतिरिक्त लिखित कार्य देना। ठीक है, तो वही जो अभी यहाँ परिकल्पना एक बनाई थी कि जो बच्चे सुलेख लिखने वाले हैं उनको कम देना और जो ना लिखने वालों को अतिरिक्त एक्स्ट्रा लेखन कार्य भी देना ताकि वो बच्चों का लेख सुधरे। ठीक है, यहाँ पे सामग्री हो सकती है, पारितोषिक सामग्री होती है, टाइम 4 से 2 सप्ताह 4 सप्ताह भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से है ये। अब क्या करना है यहाँ पर, ये जो परीक्षा योजना बनाई गई थी, ये आप देख रहे हैं क्रियात्मक परिकल्पना या उपकल्पनाओं की परीक्षा योजना, एक प्लानिंग की गई थी, इसके आधार पर ही परीक्षा कराई जाती है। तो यहाँ पर लिखा है, देखो ये उपर्युक्त क्रियात्मक जो परिकल्पनाएं हैं वो छात्रों के लेख सुधारने में सहायक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, यदि हो रही हैं तो किस सीमा तक हो रही हैं, ये जानने के लिए निरीक्षण, मत संग्रह, कलेक्शन ऑफ द ओनियन, क्या बोलते हैं इसको, ओपिनियंस। ठीक है, और रेटिंग स्केल्स, मूल्यांकन विधियों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। इन टेक्निक्स के बारे में अगर आप पढ़ना चाहो, सुनना चाहो, तो मैंने लेक्चर बनाया है B.Ed 4th सेम में, कि उसमें मैं चलो आज उसमें भी डलवा दूंगा आपके ग्रुप में। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के सारी टेक्निक्स जितने मेथड्स हैं वो सब उसमें पड़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर है इनका सबका प्रयोग, मूल्यांकन विधियों का प्रयोग किया जाएगा जिनके आधार पर क्या होता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। ये निष्कर्ष प्रतिपादन। ठीक है, ये स्टेप है जो मैं बता रहा था,
कि पहला था समस्या, फिर समस्या का कथन, समस्या का सीमांकन, समस्या का परिभाषीकरण, समस्या के कारण, क्रियात्मक परिकल्पनाएं, फिर परीक्षा योजना, फिर क्रियात्मक परिकल्पनाओं की परीक्षा। अब ये है निष्कर्ष। ठीक है, तो निष्कर्ष में मूल्यांकन के परिणामों को बहुत ज़्यादा सावधानी से लिया जाता है और सावधानी से लिया जाएगा, और ये देखा जाता है कि छात्रों का जो लेख है उसको सुधारने में वो कौन कौन सी परिकल्पनाएं कितनी उपयोगी सिद्ध हुई, जो परिकल्पनाएं जो बनाई थी वो कितनी सिद्ध हुई, और फिर उन्हें उनके जो उपयोगिता क्रम में लिखा जाएगा। जो कल्पनाएं जो परिकल्पनाएं हैं वो उपयोगी सिद्ध नहीं होंगी या बहुत कम उपयोगी सिद्ध होंगी, उन्हें छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये जो परिकल्पनाएं बनाई है हमने 6, अगर सपोज दैट मान लिए यदि छात्र उचित आसन में बैठकर लिखे तो उनका लेख सुधरेगा। वहाँ पर हमने एग्ज़ाम लिया, उसको प्रैक्टिकली करके देखा और बच्चों में काफ़ी सुधार हुआ, तो इसको ले लिया जाएगा। अगर सावधानी के साथ लिखे तो उनका लेख सुधरेगा। अगर ये भी सही है और स्थायी भाव बन जाए, यहाँ पे सफाई का स्थायी भाव, अगर इसका कोई फ़र्क नहीं, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया निष्कर्ष, यहाँ निष्कर्ष निकालते हैं और ऐसी परिकल्पनाओं को छोड़ दिया जाता है जिनसे ज़्यादा सुधार की आवश्यक, जिससे जो है बच्चों के लेखन में सुधार नहीं हुआ या बहुत कम सीमा तक हुआ, तो यहाँ पर शेष युग को उपयोगिता के क्रम में अपनाया जाएगा और छात्रों के जो लेख है उसमें अधिक सुधार करने का भी प्रयत्न किया जाएगा। ये होता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, फिर एक स्पष्टीकरण दे दिया जाता है लास्ट में, कंक्लूजन स्पष्टीकरण दे भी दिया जाता है। स्पष्टीकरण में जैसे भाषा शिक्षण संबंधी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, उनके अनेक पहलू हो सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट जिसे कहते हैं, रिजल्ट परिणाम, तो और कह सकते हैं हमने एक समस्या को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है और उसके भी केवल एक पहलू को ही लिया था। किसी एक समस्या के अनेक पहलू भी हो सकते हैं, और एग्जाम्पल के लिए इसी समस्या को छात्रों का हस्तलेख अच्छा नहीं है को लीजिए। इस समस्या के एक पहलू सुलेख के अभाव में शिक्षक छात्रों के लिखित कार्य की अवहेलना करते हैं को हमने लिया है और उसके समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। इस समस्या के अनेक अन्य पहलू हो सकते हैं, मतलब ये स्पष्टीकरण दिया जाता है। ठीक है, बाद में कोई भी जो भी कंटेंट होता है, जो समस्या होती है उसको संबंधित में कई सारे पहलू हो सकते हैं। जैसे सुलेख के अभाव में छात्र लिखित कार्य नहीं करते हैं, ये तो मेन है। जब बच्चे का राइटिंग अच्छा नहीं होता है ना, तो उसका अंदर से मन ही नहीं करता लिखने का। राइटिंग अच्छा होता है, लोग तारीफ करते हैं, देखते हैं, टीचर देखने का, सुनने का उसको प्रयास करते हैं। 4 बच्चों में बैठे हुए, अरे इसका राइटिंग अच्छा है, उसका राइटिंग अच्छा है, उस बच्चे का नाम लेके पुकारते हैं, उसको मोटिवेशन मिलता है तो और लिखने का मन करता है उसका। ये बच्चे का राइटिंग गलत है ना, तो टीचर देख ही रहा है, ना ध्यान दे रहा है, ना उसका कभी चर्चा हो रही है, हाँ, तो वो बच्चा फिर लिखने का भी मन नहीं करता उसको। तो यह सुलेख के अभाव में अपने वो जो छात्र है वो अपने लिखित कार्य की जाँच भी नहीं कराते हैं, क्योंकि जब टीचर मन से देखते नहीं है, अगर देखते हैं तो बस रेड पेन चला दिया आज के समय में, तो ये तो अब यदि इनमें से एक समस्या को लिया जाए तो लेख सुधारने संबंधी उपर्युक्त जो क्रियात्मक परिकल्पनाएं हैं उनके साथ कुछ और भी क्रियात्मक परिकल्पनाएं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कह सकते हैं आप, जैसे यदि मैंने इसमें देखिए लिखा भी है, यदि शिक्षक छात्रों के लिखित कार्य का जो लेखा जोखा रखते हैं तो छात्र लिखित कार्य करेंगे। मतलब अपने पास डाटा रखते हैं बच्चों का कि बच्चों ने किसने लिखा, सबका देखो अलग अलग तरीका है। मैं भी पहले इंटर कॉलेज में पढ़ाता था तो मैंने अपने एक सीट बना लिया करता था इस तरीके से, जब कुछ बच्चों को होमवर्क दिया, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते थे तो एक दिन में तो सारा चेक नहीं हो पाता था। कॉपी जो होमवर्क वगैरह है जितना वर्क किया तो हफ्ते में 2 दिन रख लिए, एक दिन रख लिया कॉपी चेक करने का। ठीक है, ये नहीं है कि आज कॉपी चेक करना शुरू कर दिया। तो उससे कहीं ना कहीं एक प्लान तैयार करता था, रोल नंबर इतने से इतने तक, रोल नंबर से इतने तक उस दिन चेक होंगे, तो बच्चे वहाँ एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो उसका लेखा जो है बच्चों का अगर अध्यापक के पास होता है, किसने कितनी कॉपी चेक कराई है न कराई है, किसने जो लेखन कार्य दिया था वो अभी चेक कराया है नहीं कराया है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी लिखते हैं, उसको कार्य को पूर्ण करते हैं। ठीक है, यदि कक्षोन्नति के समय छात्रों के लिखित कार्य पर भी अंक दिए जाएं तो छात्र लिखित कार्य करेंगे। लिखित जो कार्य है लेखन से संबंधित, उनको मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएं अलग से, तो बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है और वो लेखन कार्य करते हैं।
ठीक है। लास्ट में ये भी लिख दिया जाता है इसमें, मतलब ये चीज़ें स्पष्टीकरण में दी जा रही है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। स्पष्टीकरण से ये सब हो गया। लास्ट में चाहे तो उपसंहार जो होता है वो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ये होता है आपका एक्शन रिसर्च। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये पहला भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान, फिर इसकी जो रूपरेखा है वो ये होगी, जैसे समस्या, पहला समस्या कथन, समस्या का सीमांकन, समस्या का परिभाषीकरण। ठीक है, फिर ये जो है इसके कारण निकालिए, कारण के आधार पर ही इनकी क्रियात्मक परिकल्पनाएं, इनका निर्माण किया गया। ये जो टेबल है इसके नीचे जो हेडिंग लिखी हुई है क्रियात्मक परिकल्पनाएं या उपकल्पनाएं। ठीक है, उसके बाद ये टेबल है क्रियात्मक और उपकल्पनाओं की परीक्षा योजना, एक प्लानिंग की जाती है एग्ज़ाम की, सही है, उसको दूर करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए। फिर इनकी परीक्षा होती है, फिर निष्कर्ष निकल जाता है, स्पष्टीकरण दे दिया जाता है। बस ये स्टेप होते हैं इसकी। ठीक है, धन्यवाद।